हेलो एवरीवन, सम ऑल ऑफ यू होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो हम बेसिकली एक बिल्कुल ही नए कंसेप्ट के साथ जो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। चूंकि मेडिसिन ऑनगोइंग है, स्टार्ट है, उन्हीं से रिलेटेड ये लेक्चर होगा। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले ये न्यूरो का लेक्चर होगा। और उससे पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि नोट्स बनाए हुए हैं मैंने ऑलरेडी। और जो नोट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एनआरई पैटर्न के मुताबिक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यही लेक्चर जो है सारे नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद अब सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड करना बाकी है। मैं नोट्स क्यों बाद में शेयर करूंगा, उसकी एक रीज़न है। अच्छा, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक के साथ एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। जब आप स्कैन करोगे तो आपको रिलेटिव लेक्चर देखने को मिलेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, टॉपिक के साथ-साथ मैंने इलस्ट्रेट भी बना दिए, मैंने इलस्ट्रेट भी दिए हुए अच्छे खासे। विजुअल मेमोरी कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है और वाक़ई ही अच्छी होती है। विजुअल मेमोरी जो है वो काफ़ी रिटेन रह जाती है। तो ताकि आप टॉपिक को भी करो और टॉपिक के साथ-साथ लेक्चर भी लो, अगर किसी ने लेना है, क्यूआर कोड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में इलस्ट्रेट दिया हुआ है, वहाँ पर या भी आप देख लो कि क्या-क्या बताया हुआ है, क्या-क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद जब आप टॉपिक खत्म कर लोगे, तो आपको पास्ट एनआरई एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाएँगे, ठीक है। कि आपको पता लग जाएगा कि यार एनआरई जो है वो किस तरह से जो है वो एमसीक्यूज़ बनाता है, वो किस तरह से आपको देखता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल डायग्नोज़ करना है, इन्वेस्टिगेट करना है या मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी है, ठीक है। उसके बाद जब आप टॉपिक सारे खत्म कर लेते हो तो एट द एंड आपको एक बेहतरीन इलस्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। और वो इलस्ट्रेट होगा इंसेंशियल ऑफ द कीवर्ड से रिलेटेड। मतलब कि आपने जितने भी टॉपिक किए हुए हैं उन नोट्स में एक कॉलम में उन टॉपिक्स के नेम होंगे, कंडीशन, डिजीज और उनके आगे जो है उनके कीवर्ड्स होंगे। अब वो जो कीवर्ड्स हैं वो हॉलमार्क्स हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि मैनिफेस्टेशन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और हॉलमार्क भी कह सकते हैं आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है, ठीक है। उसके बाद यू कैन से कि इन कीवर्ड्स के बगैर जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता एनआरई में, ठीक है। या चाहे यूएस मीडियम में भी ले लो, किसी भी एग्जाम में ले लो, तो कीवर्ड्स के बगैर जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। तो उसके बाद जो है आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपको 100 एमसीक्यूज का मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द जो टॉपिक हमने किए होंगे, ठीक है। उसके साथ एक और क्यूआर कोड देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आजकल काम हो रहा है और वो होगा फ्लैश कार्ड्स का क्यूआर कोड। जब आप उसको स्कैन करोगे तो आपको उन टॉपिक से रिलेटेड फ्लैश कार्ड देखने को मिल जाएंगे फॉर अ क्विक रिवीजन, ठीक है। अब आपको इतने ज्यादा चीजें एक ही जगह पर मिल रही हैं और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। मकसद ये है, सिर्फ ये है कि आप पढ़ लें, अपने पेरेंट्स का जो पैसा है वो हलाल करें, एक अच्छे डॉक्टर बने। और ये जो लेक्चर होंगे ये कम्प्रीहेंसिव होंगे। वो जो नोट्स में डिटेल दी हुई है वो ठीक है, वो भी ठीक है, मोर देन इनफ है फॉर टू एस एग्जाम। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ये लेक्चर जो है वो कम्प्रीहेंसिव होंगे, ठीक है। तो एक ही नोट्स में आपको वीडियो लेक्चर भी देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पैटर्न व्यू पैटर्न जो कि एनआरई का है। हाईलाइटेड जो डिटेल है, जो स्मार्ट वे में हम मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पास्ट एनआरई एमसीक्यूज की प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉर अ फर्स्ट क्विक रिव्यू, ठीक है, रिवीजन के लिए आपको एक टेबल मिल जाएगा जिसमें कीवर्ड्स और उसकी डिजीज देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद रिव्यू करने के बाद आप स्कैन करोगे क्यूआर कोड को पहले को, तो आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। आपकी प्रिपरेशन होगी, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। आप दूसरा, अच्छा, टेस्ट देने के बाद आप जो दूसरा क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपकी इसका एक सेकंड रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये नोट्स अब जो है देखने को मिलेंगे। सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड करना बाकी है और आज हमारा जो है वो पहला टॉपिक है न्यूरोलॉजी का, न्यूरोलॉजी मेडिसिन का, वो है वो कोमा, ठीक है। बहरहाल इस कोमा में एज इट कोमा जो है वो बेसिकली एक यू कैन से कि सिम्टम ही कंसीडर कंसीडर होती है। लेकिन इसके अंदर एमसीक्यूज जो आते हैं वो मोस्टली ग्लासगो कोमा स्केल से रिलेटेड आते हैं। हम पॉइंट्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल के अकॉर्डिंग, कि देखते हैं कि आया कि कोमा इसका कितना सीवियर है, मॉडरेट है, सीवियर है या नॉर्मल है। तो इसमें से एक बार याद रखिएगा कि वन एमसीक्यू इज मस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक ग्लासगो कोमा स्केल से, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं व्हाट इज कोमा। तो कोमा जो है वो बेसिकली कोमा इट इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। ये ऐसी स्टेज है जिसमें जो बंदा है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई कौन से हो सकते हैं? हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको
पेन कर सकते हैं, पेन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, चूटी काटना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जब हम देते हैं तो वो बंदा रिमेन अनकॉन्शियसनेस रहता है, ठीक है। लैक ऑफ वेकफुलनेस का मतलब ये है कि उसका जो स्लीप अवेक साइकिल है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब होता है, मतलब कि वो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमें लैक ऑफ अवेयरनेस देखने को मिलती है। अवेयरनेस से मुराद ये है कि उसकी आंखें बंद होती हैं, ठीक है, मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो ये कि बेसिकली क्लासिकल जो है वो कोमा की स्टेट है, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। आई क्लोज होती है उसकी, ठीक है। आई क्लोज है तो मतलब नो वेक स्लीप स्लीप साइकिल, मतलब कि अवेयरनेस नहीं है, ठीक हो गया। और अनएबल टू रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो ये बातें हैं कोमा से रिलेटेड, ठीक है। अब एक और बात, आपके ब्रेन स्टेम में जो है क्लासिकल अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ होता है ना, कि ग्रिड स्टेशन होता है जहाँ से आपको सप्लाई आनी होती है बिजली की। तो आप यू कैन से कि ब्रेन स्टेम में ग्रिड स्टेशन पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन या रेटिकुलर सिस्टम। अब ये जो रेटिकुलर सिस्टम है ये बेसिकली आपकी बॉडी का ऑन ऑफ मैकेनिज्म है। तो कोमा में जो सिस्टम डिस्टर्ब होता है वो बेसिकली ये होता है, ठीक है। ये रेटिकुलर सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है। रेटिकुलर सिस्टम in brains and basically responsible for the wakefulness. So in comatose patients, this system is shut down. ठीक है, तो ये क्लासिकल सिस्टम या यू कैन से ग्रिड स्टेशन होता है जिसमें बत्ती देनी होती है आपको, ठीक है। तो बत्ती नहीं है तो सारी बात है, आप सोए रहोगे। तो इसको हम कोमा की स्टेट कहते हैं। अच्छा, कुछ और कंडीशंस भी हैं, उनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कोमा से। फॉर एग्जांपल लॉक्ड इन सिंड्रोम है। अब ये लॉक्ड इन सिंड्रोम क्या होता है? लॉक्ड इन सिंड्रोम बेसिकली हमें देखने को मिलता है जो बेसिलर आर्टरी है उसका स्ट्रोक हो जाता है। ये एक क्लासिकल कंडीशन है जिसमें हम जो है सेंट्रल पोन्टाइन माइलोनोलाइसिस, ठीक है, मेलिनोलाइसिस भी हम इसको कह सकते हैं। ये कब हमें देखने को मिल सकता है? एक पेशेंट है जिसमें हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। अब इस हाइपोनेट्रीमिया को हम एग्रेसिवली जब करेक्ट करेंगे तो हमें सेंट्रल पोन्टाइन मेलिनोलाइसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस विल सीन इन आफ्टर रैपिड सोडियम करेक्शन। तो आपने कभी भी सोडियम की करेक्शन जो है वो रैपिड नहीं करनी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉक्ड इन सिंड्रोम में क्या होता है? लॉक्ड इन सिंड्रोम आगे हम इस्केमिक स्ट्रोक या स्ट्रोक जब हम करेंगे उसमें हम देखेंगे इसको, व्हाट इज लॉक्ड इन सिंड्रोम। तो इसमें जो होता है वॉलंटरी मोटर एबिलिटी जो है वो इंटैक्ट होती है, आईज और आईलिड जो है वो ये बंदा अपनी ओपन कर रहा होता है। तो मतलब कि इसमें जो है कोमा की स्टेट नहीं होती, ये बेसिकली उससे थोड़ी सी जो है वो रिलेटिव ही होती है, ये कोमा की स्टेट नहीं होती, ठीक है। ब्रेन डेथ में नहीं होती इसमें, ठीक है। और उसमें जो है आपकी जो आईज है वो ओपन रहती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ब्रेन डेथ है। ब्रेन डेथ में तो आपका जो ब्रेन सिस्टम है सारा का सारा, आप ब्रेन डेथ में कैसे चेक करते हो पेशेंट को? एक कैलोरिक टेस्ट होता है। आप पेशेंट के कान में जो है वो वार्म एंड कोल्ड वाटर डालते हो, तो उस डालने के बाद आपको पता लगता है आप आई मूवमेंट को चेक करते हो। अगर आई मूवमेंट नहीं हो रही तो दैट मीन्स कि ब्रेन स्टेम जो है वो टोटली खत्म हो गया। और जब ब्रेन स्टेम ही खत्म हो जाए तो वहाँ आपका सेंट्रल सॉरी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, आपका कार्डिक सिस्टम पर है, आपके और भी बहुत सारे सिस्टम पड़े हुए हैं। तो जब यही सिस्टम नहीं काम कर रहे तो ब्रेन तक बंदे को कंसीडर कर दिया जाता है, अनकॉन्शियसनेस होती है। और इसमें भी जो है वो स्लीविक साइकिल्स, नो स्लीविक साइकिल्स, ठीक है। तो ये जो बातें आपने याद रखनी। बहरहाल हमारा टॉपिक जो है कोमा से रिलेटेड है। अब इसकी काजेज क्या है कोमा की, ठीक है। तो काजेज जो है वो बड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लो तो हाइपोग्लिसीमिया, ठीक है। अगर हाइपोग्लिसीमिया एक पेशेंट को हुआ है तो वो सडन ऑनसेट के साथ आएगा। उसकी हिस्ट्री होगी, जो भी इसके घर वाले लेके आएंगे वो कहेंगे कि भाई साहब ये, और वो यकीनन टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट होगा या टाइप 2 सीवियर डायबिटीज का होगा, जिसमें जो ओरल हाइपोग्लिसिमिक जो ड्रग्स हैं वो काम नहीं कर रही होंगी और वो ऑन इंसुलिन होगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंसुलिन यूज, वो बंदा कहेंगे कि भाई इंसुलिन इसने लगाई और उसके बाद फौरन ये कोलैप्स कर गया, ठीक है। सडन ऑनसेट,
ठीक है। डायफ्रेसिस आपको देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। और मोर एवर उसका खानदान या उसकी फैमिली बताएगी कि इसको डायबिटीज था। अब उनको थोड़ी पता कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, लेकिन वो कहेंगे यार ये टीके लगाता था। अगर तो बहुत ही पेंडू हुआ या खेतों देहातों का हुआ, सॉरी पेंडू नहीं कहना चाहिए, गाँव का हुआ, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस वाला बंदा हुआ, तो वो कहेगा भाई ये टीके लगाता था, जो भी था। ये इंसुलिन सबको ही पता होता है, ठीक है। तो इंसुलिन की हिस्ट्री होगी तो आपने समझ आना है कि इंसुलिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है ही हाइपोग्लिसीमिया। ओरल हाइपोग्लिसीमिक में आ रहे हो तो सल्फेनल यूरिया जो वो हाइपोग्लिसीमिया करवाती है, वो वेट गेन में करवाते हैं। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम हट जाएंगे टॉपिक से। हमारा टॉपिक है कोमा। तो काज है नंबर वन जो है, नंबर वन तो नहीं, हम नंबरिंग देते जाते हैं। नंबर वन काज है हाइपोग्लिसीमिया, ठीक है। सेकंड वन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये भी केमेटस जो है वो स्टेट होती है। इसमें पेशेंट आपके साथ कैसे प्रेजेंट कर सकता है, कोस्मोल ब्रीदिंग होती है। अब ये कैसी ब्रीदिंग होती है, ये शार्प एंड रैपिड होती है, शार्प एंड रैपिड। ऐसे मेरी आवाज आ रही होगी आपको, बहरहाल हंसना नहीं है किसी ने भी। तो शार्प एंड रैपिड ब्रीदिंग होती है। ये क्यों होती है, बेसिकली आपका लंग जो है वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म को पुश कर देती है। आपको डीकेए में होता क्या है, आपको एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस अनाइन गैस एसिडोसिस होता है, और ये मेटाबॉलिक होता है। तो मेटाबॉलिक को कंपेंसेट करने के लिए जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो डीप एंड शैलो ब्रीथ करते हैं, रैपिड एंड शार्प, सॉरी रैपिड एंड जो है डीप ब्रीदिंग करते हैं, ताकि वो जो CO2 है उसको बाहर निकालते हैं धीरे। तो ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल हार्माक आपको देखने को मिलेगा डीके का, वो क्या है, फ्रूटी स्मेल, किसकी वजह से, आपकी बॉडी में एसीटोन प्रोड्यूस हो रहा है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और पोलियूरिया तो ज़ाहिर बात है देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ डिकीज मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज में आपको पोलियूरिया देखने को मिलता ही मिलता है। डिहाइड्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। उसके बाद कस्टमर ब्रीदिंग जो कि शार्प एंड रैपिड डीप ब्रीदिंग होती है, ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर और कौन सी कहा जा सकती है कॉमन की, तो हेपेटिक एनसेफलोपैथी जो है ये कहा हो सकती है। अब हेपेटिक एन्सेफलोपैथी के पेशेंट कैसे आपके पास प्रेजेंट कर सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, एसाइटिस हो सकता है, हाई अमोनिया पेशेंट में होता है, या ऐसा पेशेंट जिसमें टिप्स का प्रोसीजर हो चुका हो। टिप्स मतलब कि ट्रांस रेगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, इसमें आप जो है बाईपास कर देते हो लीवर को। होता क्या है कि वो फिर जो अमोनिया है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो जब एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, तो वो आपके ब्रेन को डैमेज करेगा। इसको हम कहते हैं हेपेटिक एन्सेफलोपैथी। इस इंसिडेंस को कम करने के लिए हम लैक्टोज देते हैं, जो कि हमारे गट में अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, उन पर काम करता है, या उनको अमोनिया बनाने में जो है वो रोकता है, अमोनिया बनाने को रोकता है। तो लैक्टोलोज हम देते हैं। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि जो टॉपिक हमारे साथ आ रहा है उसको भी थोड़ा थोड़ा जो है एक्सप्लेन कर लो। हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में क्या आपको देखने को मिलता है, एस्टेरिक्सिस देखने को मिलते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर्स, ठीक है। उसके बाद पेशेंट जॉन्डिस होगा, यूनिसाइड होगा, एसाइटिस आपको देखने को मिलेगा, हाई अमोनिया, फीटर हेपेटिकस आपको वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर आपको देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी फेलियर में साइनोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। ब्रेडिनिया देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ ओपीड यूज। अगर तो ब्रेडिनिया है तो यू कैन गो फॉर ओपीड यूज, ठीक है। आपने सिर्फ एज्यूम करना है, ठप्पा ही नहीं लगा देना, मोर ही नहीं लगा देनी कि भाई इसने ओपीड सी यूज की है। आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर टिकिटनिया है तो मीन्स के CO2 रिटेंशन हुई हुई है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, ब्रेन को मैसेज देती है कि भाई हमारी बॉडी में CO2 बहुत ज्यादा है, यू हैव टू एक्सपेल आउट, ठीक है। तो वो फिर ज्यादा सांस लेता है टू एक्सपेल द रिटेन CO2 आउट फ्रॉम द बॉडी। तो टेकिपनिया में देखने को मिलते हैं CO2 रिटेंशन है। और यूज ऑफ एसेसरी मसल आपको देखने को मिलेंगे, लाइक आपके जो स्टेनोक्लेडोमिस्टोइड मसल हैं या जो एसेसरी मसल जो हैं, उनका यूज आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ रिस्पिरेटरी फेलियर में। तो इन केसेस में भी जो है वो आपको कोमा देखने को मिल सकता है। एनसेफेलाइटिस आगे हमारा टॉपिक भी है। ब्रेन इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस देखेंगे और वायरल इंसेफेलाइटिस देखेंगे। तो एंसेफेलाइटिस में आपको फीवर देखने को मिलते जाए, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको सीजर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सीजर्स एंड एपिलेप्सी, जो ये दोनों टर्म्स हैं ये इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, लेकिन आप जो है यू कैन से के
हर सीजर जो है वो एपिलेप्सी नहीं होता, लेकिन हर एपिलेप्सी सीजर हो सकता है। बिकॉज ऑफ सीजर जो है वो एक इवेंट का नाम है, लेकिन एपिलेप्सी जो है वो एक कंडीशन का नाम है। अगर किसी एक पेशेंट को एक मरतबा सीजर हुआ है तो दैट डजंट मीन कि उसको एपिलेप्सी है, लेकिन हाँ अगर बार बार सीजर्स हो रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ एपिलेप्सी। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक है, आगे हम इसको देखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बेसिकली जो एंसेफेलाइटिस है ये वायरल काज होती है इसकी। मोस्ट कॉमनली एचएसवी होता है, सीएमवी भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एचएसवी होता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, फीवर, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस या सीजर जो है, ये आपको एक वायरल प्रोड्रोम के बाद देखने को मिलती है। वायरल, ठीक है, ये बात आप यहाँ रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें स्ट्रोक और इंट्राक्रेनियल हेमरेज में देखने को मिल जाता है। सडन, ये पेशेंट जो है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सब डायरेक्ट हेमरेज की, ठीक है, और स्ट्रोक वगैरह की, तो ये पेशेंट बेसिकली आपको सडन थंडर क्लैप हेडेक के साथ सब एरेक्नेट हेमरेज में ये हमें देखने को मिलता है, थंडर क्लैप। और यू कैन से कि पेशेंट आपको बता रहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे गंदा हेडेक मुझे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जितनी सिम्टम हम पढ़ रहे हैं ना, या जो डिजीज या काजेज हम पढ़ रहे हैं कोमा की, इनमें से बहुत ज्यादा जो है हमें आगे हमने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में करना है। ये सिर्फ आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब कौन क्या हो सकता है? हेमीप्लेगिया हो सकता है। हेमीप्लेगिया मतलब कि हाफ साइड ऑफ द बॉडी जो है वो उसका पैरालिसिस हो सकता है। ठीक हो गया, तो हमें ये चीजें जो है देखने को मिल सकती हैं स्ट्रोक या आईसीएच में। इंट्राक्रेनियल हेमरेज या इंट्रा पेरेनकाइमल हेमरेज भी होता है। एक होता है एक्स्ट्रा पेरेनकाइमल, एक होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो रेज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, अब ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसी भी वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है या किसी और खास वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पेप्ली एडीमा। ठीक है, जब फंडोस्कोपी करोगे तो पेप्ली एडीमा देखने को मिलेगा, ये क्लासिकल हार्ड मार्क है। मॉर्निंग हेडेक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कशिंग ट्राइड, कशिंग ट्राइड इज द क्लासिकल हार्मोन, क्लासिकल ट्राइड ऑफ रेज आईसीपी। ठीक है, अब ये जो आईसीपी है ये क्या है? इसकी कशिंग ट्राइड, जो कशिंग ट्राइड है वो रिप्रेजेंट करती है आईसीपी की। तीन सिम्टम्स हो, कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज ब्रेडिकार्डिया, द सेकंड वन इज हाइपरटेंशन, एंड द थर्ड वन इज इरेगुलर ब्रीदिंग। ठीक है, ये तीन सिम्टम्स हो तो ये क्लासिकल ट्राइड है, जिसको हम नाम देते हैं कशिंग ट्राइड, और ये रिप्रेजेंट करती है रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। ठीक हो गया, तो ये बात आपने नहीं बोली, बहरहाल नोट्स में भी ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो ड्रग पॉइजनिंग के भी केस आते हैं, जो कि कोमा करवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। अगर तो पिन पॉइंट पीपल है पेशेंट का, पिन पॉइंट पीपल है पेशेंट का, जिसको हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, तो इसमें ओपिएट्स का यूज हो सकता है। ठीक है, और अगर डायलेटेड पीपल है, जिसको हम मीडियासिस कहते हैं, उसमें कोकेन, एट्रोपिन वगैरह का जो है वो यूज हो सकता है। डायलेटेड को हम कहते हैं मीडियासिस, तो इसमें कोकेन या एट्रोपिन वगैरह का यूज हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है, बिटर आलमंड लाइक जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये थी काजेस, कोमा क्या होता है और उसकी काजेस क्या होती हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखना है वो देखना है कि व्हाट इज ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, तो ग्लासगो कोमा स्केल को जब हम तीन चीजों से वैल्यू करते हैं पेशेंट को, और उसका निमोनिक है EVM। ई से जो है आई रिस्पॉन्स देखते हैं हम उसका। ठीक है, उसका जो है हम आई रिस्पॉन्स देखते हैं। वी से हम देखते हैं उसका वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, और एम से जो है हम उसका मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। तो ईवीएम पर जो है हम बेसिकली रिलाई कर रहे होते हैं इन केस ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, और इसी से हम बंदे को देखते हैं कि पेशेंट का जो कोमा है वो सीवियर है, मॉडरेट है या नॉर्मल है। तो इसकी सीवियरिटी जो है, अगर तो ये 3 से 8 के दरमियान हो, या यू कैन से लेस देन 8, तो ये सीवियरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अगर 9 to 12 के दरमियान हो तो ये होती है मॉडरेट, और अगर 12 से ज्यादा हो
तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, 15 हो जो भी हो, ठीक है, या मैक्सिमम पॉइंट हो 12 से ऊपर ऊपर, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने देखना है कि भाई साहब आई ओपनिंग को कैसे हमने वैल्यू देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ, पहले हम आई रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, ठीक है। तो आई रिस्पॉन्स में अगर तो पेशेंट की आंखें बंद है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, आप उसको टच करते हो बाई से, उसको आवाज देते हो, ठीक है, उसको प्रेशर देते हो या चूटी काटते हो, पेन रिस्पॉन्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बंद है आंखें, ठीक है, आई क्लोज्ड, यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आई क्लोज्ड, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने उस पेशेंट को दे देना है 1 नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद वही पेशेंट अगर वो अपनी आईज ओपन करता है, आईज ओपन ऑन पेन, जब आप उसको चूटी काटते हो या आप जो सुप्रा ऑर्बिटल नोच को टच करते हो, ठीक है, फिंगर से, ठीक है, बहुत दर्द होती है जब आप सुप्रा ऑर्बिटल नोच कौन सा है, ये जो आपकी पल्क के पलकों के नीचे जो हड्डी है, आप जब टच करोगे तो ऑर्बिट आपको नजर आएगा ना, तो ये जो सुपीरियर बॉर्डर है, जब इसको आप खुद ही टच करोगे ना, तो आपको भी पेन होगा। तो जब आप टच करोगे या प्रेशर डालोगे तो पेन होगा। तो जब इस पेन पर अगर जो पेशेंट है वो अगर आई या रिस्पॉन्ड कर रहा है या अपनी आंखें खोल रहा है, तो आपने उस पेशेंट को देने हैं 2 मार्क्स, ठीक है। उसका एग्जाम चल रहा है बेचारे का, ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो पेशेंट जो है आपको साउंड से आपकी आवाज पर भी आंखें खोल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं उसको बोलता हूँ व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो वो अपनी आंखें खोल रहा है, ठीक है, और अगर उसका आप नाम ले रहे हो, सॉरी आप ये नहीं पूछोगे कि व्हाट इज योर नेम, आप उसको नाम लोगे, पुकारोगे, ठीक है, या आप कहोगे कि भाई अपनी आंखें खोलो, हमें देखो, हमारे चेहरों को देखो, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आए हैं, ठीक है। तो अगर वो आई अपनी ओपन कर रहा है ऑन स्पीच, ठीक है, ऑन साउंड, आईज ओपन ऑन साउंड, ठीक है, तो आपने उस बंदे को दे देने हैं 3 नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसकी आंखें खुली हैं, वो नॉर्मली लुक कर रहा है, देख रहा है इधर आसपास देख रहा है, तो भाई आपने उसको 4 नंबर दे देने हैं, यू कैन से नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया आई रिस्पॉन्स, पहला कि आई क्लोज है, बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है, आप उसको नाम लेके पुकारा है, नहीं कर रहा, ठीक है, आपने शुरू होना है यहाँ से 4 से, जारी बात एक पेशेंट आएगा तो अगर वो नॉर्मली लुकिंग कर रहा है तो आपने 4 नंबर ऐसे ही दे देने हैं, ठीक है। फिर आपने उसे आवाज देनी है, ठीक है, आवाज देने पर अगर आप रिस्पॉन्स कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं करना तो फिर आपने उसको सुप्रा ऑर्बिटल नोच है उसको प्रेस करना है फिंगर नेल के साथ या उंगली के साथ। अगर दर्द की वजह से आप अपनी आंखें खोल देता वो इस तरह से, और अगर जारी बात है यहाँ पर ये रिस्पॉन्स 0 है, तो ऑटोमेटिकली उसका ये कंसीडर हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया हमारा आई रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आ जाओ, हमारा जो अगला रिस्पॉन्स है वो है वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है, कि हमने अब देखना है कि बंदा बोल पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो अगर तो भाई साहब उनके जो होंठ हैं या उनका मुंह है वो बिल्कुल ही कंप्लीटली साइलेंट है, तो आपने उसको दे देना है 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर जो है मैं हेडिंग बना देता हूँ ताकि, ठीक है, नो रिस्पॉन्स, बिल्कुल चुप लगी हुई है पेशेंट को, तो 1 नंबर लेना आप, ठीक है। तीसरी बात, इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड्स, ठीक है, इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड, अब इनसे मुराद ये कि ग्रोनिंग करना या ममलिंग करना, यूं करना, मतलब आप उसको जब क्वेश्चन करो करते हो, ठीक है, वो ममलिंग करता है या ग्रोनिंग करता है, यूं यूं, ठीक है, तो आपने देने उसको 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर तो पेशेंट जो है वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करता है, ठीक है, लाइक के वो जो है उल्टा जवाब दे सकता है, फॉर एग्जांपल आप उससे पूछते कुछ और हो लेकिन वो जो है आपको जवाब कुछ और देता है, तो आपने जो है वो इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स पर उसको 3 नंबर दे देने, ठीक है। उसके बाद अगर तो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कंफ्यूज से मुराद ये है कि आप जो है वो मिक्सअप होता है, उसको पता भी नहीं, उसको पता भी होता है लेकिन उसको पता भी नहीं होता, ये कंफ्यूज स्टेट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हॉस्पिटल में है, लाइक उसको हम कहेंगे कि
वो कहेगा कि आई एम इन हॉस्पिटल बट वो कहेगा कि यस आई एम इन होम बट आई थिंक आल्सो आई एम इन हॉस्पिटल। वो कंफ्यूज होता है, उसको पता भी होता है, उसको नहीं भी पता होता। तो इस पेशेंट को हम देंगे 4 मार्क्स, ठीक है। और 5 नंबर देंगे उस पेशेंट को जो कि ओरिएंटेड है। लाइक आप उससे डायरेक्टली नाम नाम पूछोगे कि व्हाट इज योर नेम, वो बताएगा कि भाई मेरा नाम ये है, फला फला फला, ठीक है। लाइक आई को जैसे हमने देखा, आई रिस्पॉन्स को, वैसे ही हमने वर्बल रिस्पॉन्स को देखना है। हमने यहाँ से शुरू है, सबसे पहले हमने उसका नाम देखना है। अगर तो बता दिया तो ठीक है भाई, 5 नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बताया तो, अगर कंफ्यूजन स्टेट में होगा तो वो जारी बात है, आपको तभी पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज किए, ठीक है, तब ये नंबर है। और अगर इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड है तो ये नंबर है। और अगर नो रिस्पॉन्स है तो नंबर 1 है, ठीक है। Let me clear the screen. अच्छा, उसके बाद अगर तो आपको उसके बाद जो है मोटर रिस्पॉन्स रह जाता है। तो मोटर रिस्पॉन्स में हमने क्या देखना है, मोटर रिस्पॉन्स हमने देखना है कि आया पेशेंट जो है वो मूवमेंट उसकी कैसी है। तो अगर तो पेशेंट की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ही जीरो है, ठीक है, नन, तो हमने 1 मार्क दे देना, ठीक है। अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, जिसको हम टीसर ब्रेड भी कहते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है, तो 2 मार्क्स है। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, जिसको हम डिकॉर्टिकेट भी कहते हैं, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, 3 नंबर है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पेशेंट को चूटी काटते हो उस जगह पर, किसी भी जगह पर, ठीक है, तो वो विड्रा करता है मूवमेंट को, ठीक है, तो आपने इस पेशेंट को देने हैं 4, ठीक है। विदड्राज, ठीक है, ऑन पेन स्टिमुलस, आपको इस तरह का कीवर्ड देखने को मिलेगा एमसीक्यूज में, विदड्रा ऑन पेन स्टिमुलस, ठीक है, विदड्रा ऑन पेन स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद वही पेशेंट, जब आप उसको चूटी काटते हो तो वो लोकलाइज करते हैं कि कहाँ मुझे काटी गई है। तो अगर वो लोकलाइज कर रहा है तो आपने देने उसको लोकलाइज ऑन पेन स्टिमुलस, तो 5 नंबर देने हैं। और अगर आपकी कमांड सुबह का है, लाइक अगर आप उसको कहते हो कि अपना हाथ हिलाओ, हाथ हिला रहा है, आई मूवमेंट्स करो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो अच्छे से कमांड कर रहा है, तो आपने उसको दे देने हैं 6 नंबर, ठीक है। वही बात आपने इस पेशेंट में भी यहाँ से स्टार्ट होना है नीचे से, ठीक है। तो आपने जब ये सारा रिस्पॉन्स चेक कर लेना है तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आया कि पेशेंट का स्कोर कितना है, ठीक है। लेस देन 8 होगा तो एक बात याद रखनी है कि इसका सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट आपने पहले जो है एक्यूट मैनेजमेंट में जो है वो देखना है। वो ये देखना है कि अगर लेस देन 8 है तो मतलब एक सीवियर स्टेट है, तो इसमें आपने इंटीग्रेट करना होता है पेशेंट को, टू सिक्योर द एयरवे, इंटीग्रेट, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट में सिर्फ यही एक एमसीक्यूज बनता है। बहरहाल इसके जो एनआरई है कि एमसीक्यूज आते हैं, उसको अगर हम प्रैक्टिस करें तो किस तरह से एमसीक्यूज हमें पूछे जा सकते हैं, तो वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। लेट मी, अच्छा, a 28 years old man, ठीक है, brought to the hospital, ठीक है, आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट आरटीए भी कहते हैं, ठीक है। अब हम जब हमने उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया है, तो वो अपनी आंखें जो है वो वॉइस पर जो है वो ओपन कर रहा है, ठीक है, ओपन आईज ऑन वॉइस, ठीक है। तो इसके कितने मार्क्स हैं हमारे, इसके हमारे मार्क्स थे, हमारे थे इसके 3 मार्क्स थे शायद, 3 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद एक पेशेंट, वही पेशेंट को जब आप देखते हो तो वो विड्रा करता है ऑन पेन, इसके आई थिंक सो 4 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड थे, इनकम्प्रिहेंसिबल जो है वो वर्ड यूज करा है, मम्बलिंग करा है, ठीक है। तो इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड्स पर आपने उसको दे दिए 2 मार्क्स। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए होगा 5 स्कोर, ऑप्शन बी होगा 7, ऑप्शन सी होगा 9, ऑप्शन डी होगा 11। तो इनको अगर हम समअप करें तो कितना बन रहा है, तो भाई साहब ये 9 बन रहा है। तो इस तरह से आपको जो है वो एमसीक्यू जो है आएंगे एनआरए में, इन रिगार्डिंग कोमा,
या ग्लासगो कोमा स्केल से रिलेटेड, ठीक है। और एक और बात फिर बता रहा हूँ कि अगर तो लेस देन 8 है कोमा का स्कोर, तो द एक्यूट इनिशियल बेस्ट मैनेजमेंट जो है वो है टू सिक्योर द एयरवे, ठीक है। आपने उस पेशेंट को इंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इंट्यूबेट करना है, ठीक है। तो ये थी कोमा के बारे में वीडियो, ठीक है। बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको क्लियर कट समझ आ जाए। जब आप नोट से पढ़ोगे तो आपको 3-4 मिनट लगेंगे पढ़ने के लिए, 3-4 नहीं 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि बिलाको गोमा स्क्वायर को रिमेम्बर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी यही है कि आप अपने नोट्स, एक जो है वो स्टिकी नोट होता है ना, उसके ऊपर ग्लासगो गोमा स्क्वायर को ड्रा करो और अपने बेड पर लगा दो, रोज पढ़ो, 2-3 दिन में आपको रट्टा लग जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और न्यूरो का जो मॉक टेस्ट है उसमें भी 3-4 एमसीक्यूज ग्लासगो खेल से रिलेटेड हैं। क्यों है? बिकॉज ऑफ एक एमसीक्यूज यहाँ से लाजमी आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या, ये सारे के सारे लेक्चर आपको जब बन जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर इन सबके क्यूआर कोड जो है रिस्पेक्टिव टॉपिक के साथ मिल जाएंगे, तो आपको सारे लेक्चर एक टाइम पर ही मिल जाएंगे। मुझे रखें अपनी दुआ में याद हमेशा हमेशा, अपने प्यारों को, अपने माँ बाप को। अल्लाह हाफिज।